बहुत बहुत स्वागत है। मैं विद्या आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस का मौलिक अधिकार भाग 3 का अध्ययन करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने धर्म से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। प्रसार का अधिकार। सभी धार्मिक आस्थाओं को अन्य को प्रचार प्रसार करने का अधिकार या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरण करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी व्यक्ति को समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी सम्मानित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिक स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रभावों के अनुसार है, राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्वर्धन करे। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के अनुभागों के लिए खोलना। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी की गई है। पहला, विपाठ धारण करना और लेखन करना सिख धर्म के मानने का उन्हें समझा जाएगा, और दूसरा इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल है। दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। धार्मिक एवं मूल प्रायोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्चन और स्वामित्व का अधिकार और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों और उसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 26 धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है और अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में ये नहीं है। उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था की गई है कि धार्मिक समुदायों को ठीक शर्त नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास धर्म उसके अनुसार उसकी आत्मिक दृष्टि के अनुकूल हो। उसका एक समान संगठन होना चाहिए एवं इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामलों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आत्मविश्वास और आनंद मान हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अर्डिनल सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के सरकार से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 को उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या विशिष्ट संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण में त्याग करने के लिए करों के समुदाय बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एक तत्व धन को किसी विशेष धार्मिक स्थान तक रखने के लिए बैन नहीं करता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है, यानी राज्य जो है पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि करों का उपयोग सभी धर्मों के लिए रद्द करता
रखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं या धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीन यात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उसके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं जिनका प्रशासन प्रदान कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास न्यास के अधीन हुई है। यानी जिसकी विद्यालय की स्थापना सरकार या राज्य सरकार किया है, वहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक अधिकार से प्राप्त नहीं है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य की विधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना पात्र नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षण की सहमति की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 28 चार प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं में विभेद करता है। ये ऐसे संस्थाएं जिनका पूरा राज्य करता है, ऐसे संस्थाएं जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास से नहीं। तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। चौथा है ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। प्रावधान पर धार्मिक निर्देश पूरी तरह विपरीत है, जबकि 2 में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, 3 और 4 में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी व्यवहार को जिसकी अपनी बोली, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले धार्मिक संस्थाओं उसमें सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकार की रक्षा करता है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर भी चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित है। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामलों में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अधिकार शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण में आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः नागरिकों के एक अनुवाद की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषा अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक हो, भाषाई हो, निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रचार कर प्रशासन करने का अधिकार। दूसरा राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उसके लिए प्रत्याशित अधिकार निर्वर्तित या नियंत्रित नहीं होंगे। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को पूर्ण अधिकार से विकसित कर दिया। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं में विभिन्न अनुच्छेद इस तरह अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों जिसमें धार्मिक और भाषी की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए जैसा कि 29 नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित
अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा की शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता देने वाली संस्थान। दूसरा ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता तो लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान नहीं होती है। तीसरा ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता नहीं होती। पहले दूसरे प्रकार के संस्थान में राज्य के अनुसार शिक्षा स्टाफ पाठ्यक्रम शैक्षिक मानक अनुसार साफ सफाई व्यवस्था होगी। तीसरे प्रकार की संस्थाएं प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून है जैसे ठेका कानून श्रम कानून पदोन्नति कानून कानून आर्थिक विनियमन आदि के लिए आवश्यक है। सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीनियर्स कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन से संबंधित समान सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक करने का अधिकार, अपने शाही निकाय को चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थाओं का भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति चला सके। शिक्षक कर्मचारियों तथा शिक्षेतर कर्मचारियों की नियुक्ति करने साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार, अपनी पसंद के अपात्र विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने एवं सुसंगत शुद्ध ढांचा स्थापित करने का अधिकार, अपनी संपदा बड़ी संपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले केवल अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसके लिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिकार न की स्थिति में रखे जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है। देश का समान कानून राष्ट्रीय सुरक्षा समाज कल्याण सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता स्वास्थ्य स्वच्छता कराधान इत्यादि से संबंधित है जो सब पर लागू होता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होता है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण एवं अबाध नहीं है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं एकात्मिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन को भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उन्हें उसे कार्यकुशलता या मजबूत बनाने की आवश्यकता हो ताकि संस्थान की एकात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम, कर्मचारियों के शोषण रोकने के लिए तथा पाठचर्चा निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। ऐसे नियम किसी भी अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं होते। राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों योग्यताओं पालन की जाने की शर्त और अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षण व्याख्यान के युक्त प्रकृति के अनुसार करने की सुविधा है। राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की प्रकृति चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए। अब सबसे लास्ट वाला जो छठा है संवैधानिक विचारों का अधिकार का अध्ययन। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन और शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी इसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अभिप्राय सिर्फ नहीं मूल अधिकार। ये छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार
पूरा अधिकार का संरक्षण करता है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इससे 4 प्रावधान है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समाधान करने का अधिकार प्रत्याभूत है। वह उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी विधि में शामिल है प्रतिपक्षीकरण, आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार। ये 5 जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार के लिए अंग है। तीसरा, संसद को किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश आदेश रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य उच्च न्यायालय सभी शामिल नहीं है। अनुच्छेद 236 पहले से ही निर्धारित करता है कि यह उच्चतम शक्तियाँ उच्च न्यायालय की हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपलब्धि के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षण गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपील प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत इसलिए क्योंकि उसकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है। यह सभी प्रकार के विधि जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था। संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों का ही गारंटी दी गई है। ये अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार संबंधी मामलों पर प्रश्न नहीं उठाता। अनुच्छेद 32 के केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सकता है। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयोग किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल को है और अनंत है। इसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देशित जारी करना, आदेश और रिट जारी करना मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प है। अनुच्छेद 32 प्रदत्त अधिकार से ही मूल अधिकार है। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है, जो उसे उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। तो उसे उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। रीट प्रकार और क्षेत्र रीट देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और राज्य के उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार है। यह है बंदी प्रतीक्षीकरण, आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। संसद 32 के अनुसार अनुच्छेद 32 के अनुसार किसी अन्य न्यायालय को भी इस रीटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय को ही रीट जारी करने का अधिकार था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालय को रीट जारी
करने का अधिकार प्रदान करता है। ये रिट अमेरिकी कानून से लिए गए हैं, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार भी कहा जाता है। इन्हें नागरिक द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अवधि न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करने का प्रावधान कर दिया। ये रिट ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम बनाने के लिए असाधारण उपचार थे। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधित न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। ये देखिए, समझ लेते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कैसे रिट में भिन्नता है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य राज्य का अभिप्राय किसी समान कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय केवल एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति और अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। तीसरा देख लेते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है। इससे उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है। इससे उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायालय देने वाला बनाया गया है। अब हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिटों का अर्थ और क्षेत्र समझेंगे। पहला है बंदी प्रतीचीकरण। बंदी प्रतीचीकरण लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाना, यानी अपने आप को प्रस्तुत करना। या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सके। इस तरह वह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रतीचीकरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट जारी नहीं किया जा सकता जब हिरासत कानून सम्मत है, कार्रवाई किसी विधानमंडल न्यायालय की अवमानना के घटक हुई हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत की और हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो। परमादेश, इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये अक्सर पूछता क्वेश्चन है, परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है, ताकि उनसे उसके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। उसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता निजी व्यक्तियों की इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो, जब कर्तव्य विवेकानुसार जरूरी नहीं संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के उप न्यायाधीश के न्यायिक शाखा में कार्यरत प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ रोकना है। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय लगता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं होता। प्रतिषेध संबंधी विस्तृत न्यायिक एवं अन्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्ति और निकायों के उपलब्ध नहीं है। उत्प्रेषण, इसका अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों
के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह से प्रतिषेध में प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक या सहायक दो तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रीत से न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अधिकारेच्छा शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध स्थानांतरण करने से रोकता है। रीत को पूर्णतः सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रिमंडल कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य चार रीतों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि सशक्त बल एवं पूर्वाधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों या अन्य के मूल अधिकारों या युक्ति प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य उसके समुचित कार्य करने और उसके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती नहीं दी जा सकती। अब ये क्या है, इसका संसद में सैन्य अधिनियम, नौसैनिक अधिनियम, वायुसैनिक अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम, सीमा सुरक्षा अधिनियम आदि प्रभावी बनाए हैं। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों और राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस संहिता का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। इस तरह ये आपका खत्म होता है बड़ी बड़ी का। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। मार्शल लॉ बना राष्ट्रीय पद का। मार्शल लॉ मूल अधिकार ये पार्टी नहीं है, कुछ मूल अधिकार का प्रभाव भी है। संपत्ति के अधिकार के बाद देख लेते हैं क्या है मूल अधिकारों में था, बस ये इसका ध्यान कर लेते हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति है। वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) च एवं अनुच्छेद 33 में ये वर्णित है। ये अक्सर पूछा जाता है, इसमें अनुच्छेद 19(1) च प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने या निगरानी की गारंटी देता है, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 33 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था थी कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर दो शर्तों के आधार पर प्रदान करता है और इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा, इसका हर्जाना उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। अब इसमें बहुत विवाद हुआ। इस संशोधन के साथ 31 जुड़ा गया समय में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर यह विवाद बना ही रहा और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, यानी निश्चित कर दिया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक एक भाग 12 में अनुच्छेद 301 में जोड़ दिया गया, यानी अनुच्छेद जो भाग 12 है उसमें अनुच्छेद 301 में इसको जोड़ दिया गया। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी संवैधानिक अधिकार है, यह कोई मूल अधिकार नहीं है।
यह संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा नहीं है। ये कुछ अधिनियमित और विनियमित कार्य के इंपॉर्टेंट नियमों अधिकारों का अपवाद देते हैं। मूल अधिकारों के अपवाद में संपदाओं आदि के अर्जन करने के को बंद करने वाली विधायी विधियों की व्यावृत्ति। इसके साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। कुछ इसके आपके मूल अधिकारों की आलोचना है, क्या पर सीमाएं हैं, आपातकाल के दौरान इसका स्थगन, ये कुछ